नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संभव क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज का अपना जो टॉपिक है वो भारत के परिचय से ही संबंधित है। कल भी अपन ने भारत के परिचय को लेकर ही बात की थी और आज अपन फिर इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो बेटा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। देखिए, आज की कक्षा का जो पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। सवाल है कि इंडियन प्लेट किस भूखंड का भाग है। ये अपना आज का पहला सवाल है। बात हो रही है यहाँ पर इंडियन प्लेट की और सवाल आपसे पूछ रहा है कि इंडियन प्लेट जो है वो किस भूखंड का भाग है। ऑप्शन देखो बेटा आपके पास क्या है, तैथिस सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड या फिर लॉरेशिया। तो ये चार नाम निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के पास और देखिए आप बताएं सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल है आपके लिए कि इंडियन प्लेट जो है वो किस भूखंड का भाग है। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। सुमन वर्मा, मनु, महेंद्र, पूजा राठौड़, मीना सैनी, भावेश शर्मा, बबीता सैनी, निर्मा, सभी का स्वागत है भाई। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तो फटाफट जुड़े। जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो लाइक शेयर जरूर करें। कक्षा अपनी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो नमस्कार सभी को। सवाल आप लोगों के सामने आ ही चुका होगा और इस पर थोड़ी सी अपन बात करते हैं। आपको बताते हैं कि क्या है ये सब चीज़ें। देखें, एक सिद्धांत आता है वैगनर महोदय का, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है बेटा। ये सिद्धांत देते हैं आपके वैगनर। कौन देते हैं? वैगनर के द्वारा ये सिद्धांत जो है वो दिया गया था 1912 के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है, फिर अपने को और क्या बात इसके अंदर याद रखनी है कि वैगनर ये कहते हैं कि वर्तमान समय के जितने भी महाद्वीप हैं वो पहले एक ही स्थलखंड से आपस में जुड़े हुए थे। बेटा आज 7 महाद्वीप आप लोग देखते हैं, तो जब पृथ्वी का जब निर्माण होता है उस समय ये 7 महाद्वीप नहीं थे। उस समय ये 7 महाद्वीप एक ही पिंड से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बेटा उस जुड़े हुए पिंड को नाम दिया गया पेंजिया। तो ये वो स्थलखंड है वैगनर के अनुसार जो सबसे पहले बना था, पेंजिया। और बेटा इस पेंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि थी, विशाल जल राशि। बेटा उस जल राशि को कहा गया पैंथालासा। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। तो बेटा ये बना अपने पैंथालासा, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग। पेंजिया के चारों ओर किसका विस्तार था? पैंथालासा का। क्या होता है ट्रियासिक काल के अंदर? कौन से काल में? ट्रियासिक काल में। बेटा ये जो पेंजिया है इसका 2 भागों में विभाजन होता है। एक तो इसका उत्तरी भाग और एक इसका दक्षिणी भाग, ठीक है। पेंजिया का कितने भागों में विभाजन हो गया? 2 भागों में इसका विभाजन हो गया। इसका उत्तरी भाग जो है वो बना अंगारा लैंड। क्या बना? अंगारा लैंड। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड बन गया। और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है बेटा वो बना गोंडवाना लैंड। क्या बनेगा? गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड जो पेंजिया के 2 भाग बने, जैसे ये 2 भागों में टूटता है पेंजिया उत्तरी और दक्षिणी भाग के अंदर, तो जो पैंथालासा था इसके चारों ओर वो पानी जो है, जल राशि जो है वो इसके मध्य आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जल राशि का विस्तार हुआ। बेटा उस जल राशि को कहा गया तैथिस सागर। क्या कहा गया? तैथिस सागर, ठीक है। तो इस प्रकार से तैथिस सागर का निर्माण हुआ। अब क्या होता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर अपने पास 3 भू सन्नतियां बनती हैं। तो जो अंगारा लैंड है इससे जो महाद्वीप बनेंगे या जो स्थान बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? तो देखो पहले बात करते हैं अंगारा लैंड की। अंगारा लैंड से एक तो आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप, एक याद रखना है एशिया महाद्वीप और एक याद रखना आपको उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये तीनों महाद्वीप जो हैं वो बनते हैं आपके किससे? अंगारा लैंड से। ध्यान रखना एशिया के अंदर आपका जो भारत है वो आज शामिल है, लेकिन पहले जब एशिया का निर्माण हुआ था तो उसके अंदर भारत शामिल नहीं था। इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से आती है। कहां से आती है? गोंडवाना लैंड से, ठीक है। तो अगली बात समझे, इस गोंडवाना लैंड से क्या बना? गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से थे? तो बेटा एक तो आप याद रखो इंडियन प्लेट, इंडियन
प्लेट गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इसके अलावा आपका अफ्रीका महाद्वीप, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका जिसको आप कहते हैं, और अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका। बेटा इन सभी का जो निर्माण है वो किससे हुआ? वो आपके गोंडवाना लैंड से हुआ। ठीक है, तो देखो परीक्षा में काफी बार सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जो अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, अंगारा लैंड का भाग नहीं है। ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, और एक नाम मान लो वहां पर आ गया आपके अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है वो अंगारा लैंड का भाग नहीं होगा, अफ्रीका भाग होगा किसका? गोंडवाना लैंड का। ठीक है बेटा, जिसको आपको इस प्रकार से याद रखना है। ऐसे ही इस गोंडवाना लैंड से जो महाद्वीप बन रहे हैं अपने पास, वो कौन कौन से महाद्वीप बन रहे हैं? एक तो आपका बन रहा है कौन? इंडियन प्लेट, दूसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, और चौथा है अंटार्कटिका महाद्वीप। इनका निर्माण होता है गोंडवाना लैंड से। अब बच गया अपने पास कौन? तैथिस सागर बच गया। कौन बच गया? तैथिस सागर। ठीक है, तो तैथिस सागर से किस किस का निर्माण हुआ? तो बेटा आप याद रखोगे, एक तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय। दूसरी बात आप याद रखोगे थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल। एक राजस्थान का पूर्वी मैदान, या आप कह सकते हो भारत का विशाल मैदान, या उत्तर का विशाल मैदान भारत के अंदर। ठीक है, और राजस्थान का पूर्वी मैदान। तो ये सभी जो है वो भाग बनेंगे किसके से? आपके तैथिस सागर से। तो बेटा इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। काफी बार पूछे गए ये सवाल तो यहां से कि हिमालय किसका अवशेष है, थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, तैथिस सागर के अवशेष होते हैं, उत्तर का विशाल मैदान भारत के अंदर, राजस्थान का पूर्वी मैदान किसके अवशेष माने जाते हैं? तो तैथिस सागर के। ठीक है बेटा, इन सबको आप ये लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले पेंजिया बना, पेंजिया के चारों ओर पैंथालासा। इस पैंथालासा से वर्तमान समय के क्या बनेंगे? महासागर बनेंगे। वर्तमान महासागरों का निर्माण होगा किससे? पैंथालासा से। जैसे प्रशांत महासागर, जैसे अंध महासागर, जैसे आपका हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर जिसको आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इस बात की बात हुई। अब देखो यहां पर अपने पास सवाल पूछ रहा है कि इंडियन प्लेट जो है वो किस भूखंड का भाग है, तो आपको पता चल ही गया होगा। अब तो ये देखो यहां पर एक नाम लिखा है, ये रहा गोंडवाना लैंड। क्या लिखा है? गोंडवाना लैंड। तो आपके जो सवाल का आंसर है वो क्या होगा? गोंडवाना लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। सभी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया होगा। सांबीर झील तैथिस सागर का अवशेष है। बिल्कुल, राजस्थान में जितनी भी आपकी बेटा खारे पानी की झीलें हैं वो सभी किसका अवशेष है? तैथिस सागर का ही अवशेष मानी जाती हैं। ठीक है, इंडिया बाद में जुड़ा था। बिल्कुल, मनु जी बता रही हैं, धन्यवाद आपको। नमस्कार, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। तो बेटा बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक और बात आप इस तैथिस सागर के साथ याद रख सकते हैं कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झील हैं वो सभी भी किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। क्यों है? क्योंकि अपने जो थार का मरुस्थल है वही तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थित है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही तो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। इसलिए वो किसका अवशेष मानी जाती है? तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल को, अगले सवाल पर चलते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहां से ले सकता है, या फिर पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकता है। देखें अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बड़े राज्य भारत के आपको बताने हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों का। नमस्कार संगीता बयाल, जयमाला सोनी, नमस्कार भाई। महेश साई, प्री कैम्ब्रियन युग में कार्बोनिफेरस काल की घटना है बेटा, ये जो प्री कैम्ब्रियन काल आप बता रहे हैं राहुल चौधरी, आपसे ये बात है कि बेटा प्री कैम्ब्रियन काल में तो आपकी अरावली का निर्माण होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। राम राम जी गुरुजी, मैं आगो राहुल चौधरी, स्वागत है भाई आपका। तो बताएं सवाल का उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तीव्रता से आंसर आए और लगभग सभी विद्यार्थी डी बता रहे हैं। गुड इवनिंग सर, सॉरी टू लेट, कोई बात नहीं। बजरंग लाल सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वर लाल भील डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया।
रामजीवन डी बता रहे हैं, ठीक है। भावेश शर्मा डी, क्या बात है। तो लगभग विद्यार्थी जो है इस सवाल का उत्तर क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, यही अपने सवाल का क्या भाई, इस सवाल का उत्तर है। बेटा एक सवाल और आपसे पूछ लिया जाता है, आपको ये तो पता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना था, तो बेटा उसको आपको ध्यान में रखना है। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है और मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, तब आपका राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सुमन वर्मा 1 नवंबर 2000, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। ईश्वरलाल भील 1 नवंबर 2000, मनु 2000, राजेंद्र 2000, सुमन वर्मा 2000, बहुत बढ़िया भाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, क्या बात है। छत्तीसगढ़ राजेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए बेटा अगला सवाल देखते हैं अपन। देखो अगला सवाल, जम्मू कश्मीर व लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो वर्तमान भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं वर्तमान भारत के अंदर? आपके 8 हैं, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर व लद्दाख जो भारत के नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बने हैं दोनों, ये दोनों कब केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ये सवाल है। सर राजस्थान के साथ कितने राज्यों का एकीकरण हुआ था? बेटा 6 राज्य हैं, 1956 के अंदर 6 राज्य बनेंगे, बताएं भी गया आपको। बजरंगलाल सोनी ने आंसर दिया है बी, बबीता बता रही हैं बी, अचिन कुमार मीणा बता रहे हैं नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका भी। सुमन बता रही हैं डी या बी, मनु बी बता रही हैं, प्रियंका बुडानिया, कविता चौधरी, लगभग विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया भाई। 31 अक्टूबर 2019, दीपिका सोनी जुड़ी हमारे साथ, बहुत बढ़िया। ये देखो ये रहा आंसर, 31 अक्टूबर 2019 को आपका जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसको केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बदला गया था और भारत के अंदर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, एक आपका लद्दाख और दूसरा बनता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है टोटल कितने हो गए हैं भारत के अंदर? 8 हो गए हैं, ठीक है। काफी ये सवाल जो है वो विवादित रहता है कि दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है एक हुए हैं या नहीं हुए, तो बेटा इनको एक कर दिया गया है, मिला दिया गया है आपके 2021 26 जनवरी को, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 हो गई है, ठीक है। 31 अक्टूबर को ये हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। देखें अगला सवाल, भारत का वह राज्य जो स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, यह बढ़िया सवाल है, आप लोग बता सकते हैं, बहुत सरल सवाल है। सूरज सोनी गुड इवनिंग, नमस्कार सूरज, स्वागत है आपका। और पिछले सवाल का लगभग विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया, धन्यवाद आप सभी को। देखिए बेटा अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है आज की कक्षा का, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है कि भारत के उस राज्य का नाम बताओ जो आपके स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमा का निर्माण करता है। स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाएगा, उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो ये आपका भारत है, इसको तो आप समझ ही गए होंगे आराम से। यहां पर आपका एक राज्य है गुजरात और यहां राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा है सारी, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है वो पश्चिम बंगाल है। और इधर भी ये जो गुजरात का वाला एरिया है, मैं इसको भी ब्लैक कलर के अंदर ही कर देता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए। ये लो,
ठीक है, तो आपने आंसर दे दिए होंगे बहुत से विद्यार्थियों ने। कई गुजरात बता रहे हैं, तो गुजरात तो मैंने ऑप्शन में रखा ही नहीं है। भावेश सी बता रहे हैं मिजोरम। गुजरात और मिजोरम दो हैं। मनु जी बता रही हैं, कुछ मनीषा सैनी सी भी बता रही हैं मिजोरम। गुजरात और मिजोरम दोनों हैं। महेश साई बता रहे हैं डी, उपरोक्त में कोई नहीं। बबीता बता रही हैं 4 में सी। कविता चौधरी सी बता रही हैं। सुनील सैनी सी बता रहे हैं। इसका मतलब तुक्के लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? तुक्के लग रहे हैं। तो देखो, ना तो महाराष्ट्र इसका उत्तर है, ना उड़ीसा इसका उत्तर है, और ना ही मिजोरम इसका उत्तर है। इसका उत्तर है कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ही नहीं है आंसर का। ठीक है, यहां आंसर है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो स्थलीय और जलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं दो, वो दो हैं आपके। यहां पर एक तो नाम आ रहा है किसका? पश्चिम बंगाल का। तो देखो, एक तो ये पश्चिम बंगाल है, दूसरा है ये गुजरात। गुजरात एक तो पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाएगा और आपके अरब सागर के साथ जलीय सीमा का निर्माण करेगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही ये देखो, यहां पर राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से तो जलीय सीमा बनाता है और स्थलीय सीमा बनाएगा ये यहाँ पर। ये जो देश है यहाँ आपका, उसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाएगा और बंगाल की खाड़ी के साथ ये जलीय सीमा का निर्माण करता है। तो अपने भारत के अंदर दो राज्य हैं, एक गुजरात है और दूसरा है आपका जो पश्चिम बंगाल। ये दोनों स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सवाल था कि निम्न में से कौन सा स्थलीय व जलीय प्रकार की सीमा बनाता है? तो ना तो महाराष्ट्र बनाता है, ना उड़ीसा बनाता है, और ना ही मिजोरम। मिजोरम केवल स्थलीय सीमा बनाएगा और ये दोनों उड़ीसा और महाराष्ट्र जो है वो आपके केवल क्या बनाते हैं? जलीय सीमा का निर्माण करते हैं, लेकिन स्थलीय सीमा नहीं बनाते। तो यहां आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आप लोगों को मिल ही गया होगा कि एक तो अपना पश्चिम बंगाल है, दूसरा कौन है? गुजरात। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, भारत में न्यूनतम जलीय सीमा, ये भी बढ़िया सवाल है। न्यूनतम जलीय सीमा का निर्माण करने वाला राज्य आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो न्यूनतम जलीय सीमा का निर्माण करता है। कौन सा राज्य न्यूनतम जलीय सीमा बनाता है? सुनील सैनी रो, भाई रो क्यों रहा है? कोई बात नहीं, गलत हो गया तो इतना गलत याद किया मैंने, कोई बात नहीं। भावेश शर्मा डी राइट है, बहुत बढ़िया। भी संजू कुमार तो सी बता रहे हैं यहाँ पर काफी विद्यार्थी, लगभग सी ही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप सभी लोग। सी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, कि भारत के अंदर सबसे कम जो जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है बेटा, उसका नाम क्या होता है? गोवा। इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, सबसे कम जलीय सीमा बनाता है 101 किलोमीटर। इसकी जो जलीय सीमा बनती है वो कितनी होती है? 101 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सर्वाधिक को लेकर, तो गुजरात यहां पर आंसर होगा। इसका सवाल अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य बताओ। तो बेटा वहां पर आपको जो आंसर देना है वो क्या देना है? गुजरात देना है। ठीक है, और गुजरात जो है वो 1200 किलोमीटर की जलीय सीमा का निर्माण करता है, किलोमीटर। तो ये भी आप बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, अब आगे अपन बढ़े तो जलीय सीमा के राज्यों की अगर बात करें तो टोटल 9 राज्य हैं आपके भारत के अंदर जो जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। और उन राज्यों की अगर अपन बात करें तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है इधर, ये है आपका गुजरात। गुजरात से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से अगर अपन आगे चलेंगे तो गोवा। गोवा से आगे आओगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक से आगे आएंगे तो आपको मिलेगा केरल। ठीक है, और फिर अपन इधर चलेंगे तो सबसे पहले जो राज्य है इधर वो तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद अगला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा ओडिशा, और ओडिशा से ऊपर आएंगे तो मिलेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से ये टोटल 9 राज्य हैं भारत के जो जलीय सीमाओं का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा
और पश्चिम में बंगाल। ठीक है, तो टोटल 9 राज्य हैं आपके जो जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। 5 अरब सागर से और 4 बंगाल की खाड़ी से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। तो लगभग विद्यार्थियों ने इस बार सही उत्तर का चुनाव किया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को बेटा। अगले सवाल पर चलता हूं, देखते हैं अगला सवाल अपने से क्या पूछ रहा है। सवाल पर जाने से पहले एक कोटेशन आप लोगों के सामने आया होगा, आज रखा है इसको ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके। कई बार आप थोड़े से मायूस हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। ये कितनी बढ़िया लाइन है। क्या कहा है अगले ने, देखो पढ़ो इसको, बहुत शानदार बात है। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो बेटा मेहनत करने वालों के आगे तो हर चीज हार मानती है, और हम तो इंसान हैं, हर चीज को झुका सकते हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला विद्यार्थी हर चीज को, हर मुश्किल को झुका सकता है। वाह, इसी की कमी लग रही थी, धन्यवाद मनु जी आपको। बहुत बढ़िया, मजा आया पढ़कर, कोई बात नहीं। चलते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है अपने से। देखें सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से शून्य रेखा नामक सीमा बनाता है। आपको भारत के उस राज्य का नाम बताना है जो बांग्लादेश से शून्य रेखा नामक सीमा बनाता है। वेरी नाइस सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें कामयाब होना है, बिल्कुल निश्चित हम अपने लक्ष्य को एक प्राप्त जरूर करेंगे। रीट का विद्यार्थी रीट के एग्जाम को पास करेगा, पटवारी पटवारी बनेगा, एसआई बनने वाला एसआई बनेगा, जीडी में भर्ती होने वाला विद्यार्थी और देश की सेवा करेगा आर्मी में भर्ती होकर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आगे आ जाओ। देखो अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। सवाल का आंसर भी आने आप लोगों ने शुरू कर दिए हैं। निर्मा बता रही हैं सी, सूरज सी बता रहे हैं, दीपिका सी बता रही हैं, प्रियंका बुढ़ानिया सी बता रही हैं, सोनू कृष्णिया सी बता रही हैं, मनु सी बता रही हैं, सुमन सी बता रही हैं, और लगभग सारे विद्यार्थी नमस्कार चंदू मीना टॉक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। भावेश सी, संजना, संगीता बयाल, आशीष, चंदू मीना टॉक, त्रिपुरा, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप। क्या बता रहे हैं? त्रिपुरा। बिल्कुल, त्रिपुरा भारत का वो राज्य है जो आपके बांग्लादेश के साथ शून्य रेखा कह सकते हैं बेटा, इसको जीरो लाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीरो लाइन नामक सीमा का निर्माण करता है। कौन करता है? आपके त्रिपुरा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, त्रिपुरा ही भारत का वो राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, या हम कहें कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो 2 चीजें हैं इसके साथ। एक तो आपसे ये पूछ ले कि भारत के उस राज्य का नाम बताओ जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो एक तो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, बांग्लादेश से घिरा। और अगर अपन एक बात और सीखें कि 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा ना, तो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन सा है आपके लिए? तो बेटा केवल यहां पर अगले ने लैंग्वेज बदली है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसने कह दिया, तो वो भी आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। और अगर 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है तो भी आंसर होगा त्रिपुरा। बहुत बढ़िया, लगभग सभी विद्यार्थियों ने सवाल का उत्तर बिल्कुल सही दिया, धन्यवाद। देखें अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत व म्यांमार के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो देखो इसको, यहां ऑप्शन है सीमा का निर्धारण नहीं करती। बेटा ये सवाल ऐसे है, नहीं करती। ठीक है ना, ध्यान देंगे आप सभी, सवाल को समझेंगे। विश्व में कौन सी पहाड़ी, निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत व म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण नहीं करती? नहीं जोड़ना है इस सवाल के साथ आपको, ठीक है, नहीं करती है।
ऑप्शन है आपके पास पटकोई, अराकान योमा, मिस्मी या फिर पालनी। बताएं सर। इसका तो नेम भी ऐसा ही है, ये आपने नेम के अनुसार कम कर रहा है। बलबीर जहांगीर सर नमस्कार जी। राहुल चौधरी सॉरी सर डोंट नो, कोई बात नहीं, बताएंगे आपको। डी पालनी, बहुत बढ़िया। कुछ एक विद्यार्थियों ने क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर दिया है बी अराकान योमा। तो मैंने बेटा यहां ये पूछा है कि नहीं करती है ना, तो डी बिल्कुल जो भी बता रहे हैं आपके। दीपिका सोनी बिल्कुल सही उत्तर बता रही हैं, पालनी। सोनू कृष्णिया डी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा देखो, अगर आप भारत के अंदर पूर्व की ओर जाओगे ना तो ये आपका पूर्वी भारत बनता है ऐसे। केवल मैंने यहां पूर्वी भारत को बनाया है, ठीक है, आपके लिए ये पूर्वी भारत है। अगर अपन इसमें राज्यों की बात करें तो देखो यहां पर सबसे पहले आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से जैसे आप नीचे आओगे नागालैंड आएगा, नागालैंड से नीचे आए तो बेटा राज्य आता है मणिपुर, मणिपुर से नीचे आते हैं तो राज्य होता है मिजोरम। देखो काफी बार इन चारों राज्यों का क्रम पूछ लेता है परीक्षा के अंदर कि भारत के सबसे पूर्वी जो 4 राज्य हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ, ठीक है। तो वहां देखो सबसे पहले जो नाम है वो किसका आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नाम आ रहा है नागालैंड, फिर नाम आ रहा है मणिपुर और फिर नाम आ रहा है मिजोरम। तो इनको क्रम से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इधर हमारा देश है म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार। तो ये चारों के चारों राज्य जो हैं आपके वो सीमा बनाएंगे किसके साथ, म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बेटा यहां पहाड़ियां हैं जिनसे भारत और म्यांमार दोनों के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण होता है। तो बेटा एक तो पहाड़ी का नाम ये रहा पटकोई, एक ये रहा अराकान योमा, एक ये रहा मिश्मी। इसके अलावा आप और नाम याद रख सकते हो। एक नाम आपको याद रखना है नागा, एक नाम याद रखना है मीजो, एक नाम याद रखना है चिन हिल्स, चिन हिल्स, ठीक है। ये वो नाम है सभी पहाड़ियों के जो सभी के सभी आपके म्यांमार और भारत के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रही हैं। एक तो पटकोई, एक अराकान योमा, एक मिश्मी, एक नागा, एक मीजो और एक चिन हिल्स, ठीक है। तो इन सभी पहाड़ियों के नाम आप लोगों को याद रखने जो भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। पालनी जो पहाड़ियां हैं वो आपके केरल और तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है, केरल व तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये केरल और तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं। और यहां पर अपने सवाल का उत्तर भी क्या है, पालनी पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो बेटा इसको याद रखो, ये आपके मध्य जो म्यांमार है और भारत है उनके बीच में सीमा का निर्माण नहीं करेगी। बाकी जो और पहाड़ियां हैं वो सभी आपके म्यांमार व भारत के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। तो बेटा अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना को वापस भेजने के लिए ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था। सर नागा तो ऊपर की तरफ है ना, एक बार इनको भी मैप पे बताना प्लीज। बिल्कुल बता देंगे। कुछ एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने सही उत्तर नहीं दिया था, बाकी लगभग विद्यार्थियों ने पिछले सवाल का बिल्कुल सही उत्तर दिया। धन्यवाद आप सभी को। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है बेटा। तो सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना को वापस भेजने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, कब चलाया गया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है 13 अप्रैल 1984, 13 अप्रैल 1986, 13 अप्रैल 1987 या 13 अप्रैल 1988। कब चलता है ऑपरेशन मेघदूत, कब चलाया गया इसको। तो आंसर आने शुरू हुए, बहुत बढ़िया। राकेश कुमार ए बता रहे हैं, राहुल चौधरी ए बता रहे हैं, दीपिका सोनी बता रही हैं सी, प्रियंका बुडानिया ए बता रही हैं, अमरनाथ ए बता रहे हैं, चंदू मीना शायद बता रहे हैं कि शायद ए हो सकता है, सुमन ए बता रही हैं, सुनील ए बता रहे हैं, सज्जन गुजर बी बता रहे हैं, ये मुझे याद नहीं है, मनु जी कह रही हैं, आशीष शर्मा ए बता रहे हैं, पवन ए बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया सी बता रही हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा, क्या सबसे ऊंचा, आगे कुछ लिखा नहीं,
जयमाला सोनी ए बता रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थान, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो होता है आपके सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सही बात है। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है इसको चलाया गया था 13 अप्रैल 1984 को। कब चलाया गया? 13 अप्रैल 1984। सभी विद्यार्थियों ने, लगभग विद्यार्थी जो है उन्होंने ए ही आंसर अपना दिया है, बहुत बढ़िया। कुछ एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने ए आंसर नहीं बताया। तो बेटा आप सभी लोग इस सवाल का उत्तर याद कर लें कि सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना को भगाने के लिए या वापस खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत जो है उसको चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर इसी सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड एक सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा, बता सकते हो नाम? भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल क्या कहते हैं उसको, यह आपको बताना है, बताएं, कमेंट्स करके बता सकते हो। भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है उसका नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े शीत मरुस्थल का नाम क्या है? चलो मैं बता देता हूं, लद्दाख नाम आपको याद रखना है, ठीक है। लद्दाख जो है वो भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो उसके लिए आप नाम याद रख लेंगे अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है और भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल होता है लद्दाख, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? देखो ये बढ़िया सवाल है, कल मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया था। लद्दाख, मनु बता रही है, बहुत बढ़िया। राजेंद्र कुमार, राहुल चौधरी, बंसा मेघवाल, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल धन्यवाद आप सभी को। संजना गुज्जर, लद्दाख, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल होता है आपके अंटार्कटिका। और अब देखो आपके सामने सवाल है एक नया कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? बंसा मेघवाल ने इस सवाल का उत्तर सबसे पहले दिया है, फिर बता रहे हैं मनीष, बी बता रहे हैं। देखते हैं सभी विद्यार्थी क्या आंसर देते हैं इस सवाल का। यह अपना भारत है, ठीक है। और इसमें आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर आपके किसका विस्तार, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका विस्तार नहीं है, यह बताना है। कुछ एक डी बता रहे हैं, कर्नाटक बता रहे हैं, चंदू मीना टोंक, बबीता बता रही हैं बी कर्नाटक, अमरनाथ डी बता रहे हैं, राकेश कुमार डी बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया डी बता रही हैं, भावेश बी बता रहे हैं, पवन कुमार डी बता रहे हैं, शिवराज शर्मा बी बता रहे हैं। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। मुकेश गुज्जर, स्वागत है भाई आपका। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें भाई, फैला दो वीडियो को, है ना, बोलते हैं ऐसे। निर्मा बी बता रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो जिन विद्यार्थियों ने बी इस सवाल का उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। कर्नाटक, कर्नाटक जो है यहां पर आपके पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार नहीं है, बाकी केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। कौन से राज्य में नहीं है? कर्नाटक में नहीं है। तो अपने सवाल का जो उत्तर है यहां पर कर्नाटक होगा। अब कैसे होगा इस बात को सीखो। देखो यहां केरल राज्य के अंदर पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है और उस जिले का नाम है माहे, ठीक है। और यहां तमिलनाडु के अंदर पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। एक का नाम है पांडिचेरी या जिसको आप पुडुचेरी कहते हो, ठीक है, पांडिचेरी, और दूसरा है काराइकल, काराइकल। ये दोनों जो जिले हैं पांडिचेरी के, पांडिचेरी और काराइकल, ये तमिलनाडु के अंतर्गत आएंगे। और एक आंध्र प्रदेश के अंदर है यहां पर जिसका नाम है यनम, यनम, ठीक है भाई।
तो इस प्रकार से आपके ये जो राज्य है, यहां पर आपका केरल, तो माहे किसकी सीमा में आ रहा है? केरल की सीमा में आ रहा है, ठीक है। और जो पांडिचेरी और काराइकल है, ये दोनों तमिलनाडु राज्य की सीमा में आएंगे। और आपका जो यनम है ये आता है आंध्र प्रदेश की सीमा के अंदर। तो इस प्रकार से पांडिचेरी जो है वो भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है एकमात्र जिसका विस्तार कितने राज्यों की सीमा में होगा? 3 राज्यों की सीमा में होगा, ठीक है। तो ये 3 राज्य कौन कौन से होंगे? तो एक तो राज्य है केरल, एक राज्य है तमिलनाडु और एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर इसका जो जिला है उसका नाम है यनम। पांडिचेरी के अंदर जो तमिलनाडु के अंदर 2 जिले हैं, एक पांडिचेरी और एक काराइकल, और एक आपका है केरल के अंदर जिसका नाम है माहे। तो बेटा समझ गए होंगे सभी, सीख भी गए होंगे। अगले सवाल के ऊपर अपन लोग चलते हैं। डुकन पास, बढ़िया सवाल है। डुकन पास किन क्षेत्रों को अलग करता है? डुकन पास की यहां पर अब बात है और आपको बताना है कि डुकन पास जो है वो किनको अलग करता है। शेखावाटी की धरती से प्रणाम सर, थोड़ा लेट हो गया। बन्ना जी राजपुताना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है बन्ना जी आपका। मुकेश गुज्जर, गुड इवनिंग सर, नमस्कार। जाट सुभाष सामोता, मुकेश जी सर राम राम, नमस्कार भाई। सामोता साहब आपका स्वागत है। हाँ आगो के बन्ना जी आ चुके हैं हमारे बीच। तो बताएं, सवाल आप लोगों के सामने है बेटा कि डुकन पास जो है वो निम्न में से किसको अलग करता है? भारत म्यांमार को अलग करता है, या भारत इंडोनेशिया को, या लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से, या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से? किससे कौन इसको अलग करता है ये आपको बताना है। और लगभग विद्यार्थियों ने यहां पर आंसर दिया है सी। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, धन्यवाद। लगभग विद्यार्थी सी ही बता रहे हैं इसका उत्तर। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल समझ गए आप कि डुकन पास जो है वो लघु अंडमान को किससे अलग करता है? दक्षिण अंडमान से अलग करता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कल मैंने आपको सिखाया था 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल मामी मिल गई अंडमान निकोबार में, आपको ये लोगों को याद होगा। तो बेटा उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूं यहां जो और अपने हैं, जैसे एक नाम आता है ग्रेट चैनल। जो ग्रेट चैनल है बेटा ये अलग करता है किस किस को? तो ग्रेट चैनल आपको जो अलग करेगा वो 2 स्थान हैं। एक तो भारत का द्वीप है ग्रेट निकोबार जो भारत का द्वीप है, ठीक है। इसको अलग करता है किससे? अलग करेगा सुमात्रा से। और सुमात्रा किसका द्वीप है बेटा? सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। तो सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप को भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम होता है ग्रेट चैनल, ठीक है। अगली बात और सिखाते हैं यहां पर आपको। अगला जो चैनल है आपसे पूछा जाता है कोको चैनल, ठीक है। तो कोको चैनल जो है वो किसको अलग करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी भी बात करते हैं। कोको चैनल जो है वो भारत का एक द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। भारत लैंडफॉल द्वीप, जो लैंडफॉल द्वीप है वो किस में आएगा? भारत में आएगा, ठीक है। तो भारत के लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है आपके लिटिल कोको द्वीप से, लिटिल कोको द्वीप। और बेटा जो लिटिल कोको द्वीप है वो आता है किसके अंदर? म्यांमार के अंदर आता है, ठीक है। किस में आएगा? म्यांमार में। तो म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप को भारत के लैंडफॉल द्वीप से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम होता है कोको चैनल। और ये हो गया आपके पास कौन सा? ग्रेट चैनल। तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और नाम यहां पर पूछ लिया जाता है परीक्षा में काफी बार, उसका नाम क्या है? एक नाम आता है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। और इसी के साथ आप एक नाम और याद रखो, मन्नार खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार खाड़ी, ठीक है। ये पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी दोनों अलग करते हैं भारत व श्रीलंका को। भारत व श्रीलंका को अलग करते हैं एक दूसरे से। भारत व श्रीलंका को क्या करेंगे? अलग करेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जबकि एक नाम और आता है आपके राम सेतु। क्या नाम आता है? राम सेतु। बेटा राम सेतु को और क्या कहते हैं?
इसे आदम का पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदम का पुल। और क्या कहते हैं? इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम्स ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नाम एक ही बात है। ठीक है, आपसे राम सेतु कहा जाए, आदम का पुल कहा जाए या एडम्स ब्रिज कहा जाए, एक ही बात है। ये दोनों जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? ये दोनों भारत को जोड़ते हैं आपके श्रीलंका से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। तो ये दोनों जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बेटा। सर मामी गुमी ही कब थी? बनाजी राजपुताना पूछ रहे हैं आपसे कि सर मामी कब गुमी थी। तो बेटा मामी को गुमाना नहीं है हमें, बहुत मुश्किल से मिलती है मामी। ठीक है, तो ये तो वैसे ही अपने इसको क्या किया है, याद करने के लिए एक लाइन जोड़ी है। और अब आ जाते हैं हम अगली सवाल की ओर। तो देखो ये सारी चीजें हैं, इनको भी बेटा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि सवाल परीक्षा में कोई भी पूछा जा सकता है। तो देखो अगली बात मैं करता हूं अगले सवाल की ओर। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा क्या करेंगी, नाम गुनगुनाना शुरू कर देंगी। देखो कितनी बढ़िया लाइन है, पढ़ो इसको, आनंद लो इस लाइन का और थोड़े से मोटिवेट हो। वीडियो को शेयर जरूर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो। क्या लिखा है, पढ़ रहे हो क्या? बहुत बढ़िया बात लिखी है सर। क्या लिखा है कि मेहनत इंसान को कैसे करनी चाहिए, खामोशी से करनी चाहिए। कई इंसान बोल देते अब की बार तो मैं बस कर दूंगा सेकंड फाइट है, तो ऐसे बोलना नहीं है ना, बोलना नहीं है। उसको आप कब करोगे, वो अपने आप ही आपकी क्या बताना शुरू कर देंगी, पहचान बनाना शुरू कर देती है मेहनत हमेशा। तो खामोशी से बनाते रहो क्या, पहचान अपनी, हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। क्या करेंगी, नाम गुनगुनाएंगी। हवाओं में तुम्हारे नाम गुनगुने शुरू हो जाएंगे। जयमाला सोनी, सुपर सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर जी, धन्यवाद। मुकेश गुज्जर, जार सुभाष सामोता, धन्यवाद। सुनील, धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई। तो बस बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं। देखें सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य स्थल से घिरा हुआ है। यह बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन बता पाता है। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल से घिरा हुआ है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोग की बातें मलोबर गिराने वाली होती हैं। बहुत बढ़िया बना जी, धन्यवाद आपको। सर हवाओं का नेम ना लो, यहां आंधी आ रही है। क्या बात है हवा और आंधी में अंतर तो होता है। हरियाणा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु तो आपके समुद्र के साथ सीमा बनाएंगे। ठीक है, ये तो सारे तीनों के तीनों क्या है, तटीय राज्य हैं। तटीय जानते हैं आप सभी, तटीय राज्य। तो ये तो स्थल से घिरे हुए नहीं हो सकते, एक और समुद्र से घिरे हुए हैं। केवल एक राज्य अपना यहां बचेगा, कौन, हरियाणा, जो आपका स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये बात सरल सवाल था, वैसे तो आपने बता भी दिया, धन्यवाद। देखो अगला सवाल, 56वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 56वां, पॉलिटिकल का सवाल। 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को, किसको भाई, गोवा को किस वर्ष भारत का 25वां स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। अच्छा सवाल है, बताएं इसका उत्तर। दूसरे सवाल में लगभग सभी विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया, धन्यवाद। सर हंसो मत, मेरे यहां आंधी आ रही है, तो अपन उसको रोक तो नहीं सकते ना भाई, आएगी अपने आप आकर चली जाएगी। जो मेहनत करने वाले होते हैं वो आंधी, तूफान, वर्षा, लाइट, पानी आए नहीं आए, उनसे उनको कभी डर नहीं होता है। वो लगातार अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां इंसान के सामने हमेशा बदलती रहती हैं। तो जब परिस्थितियां इंसान की बदलती है तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए। बताएं उत्तर बताएं। 1987 सिक्कर में आंधी ही चलती है। क्या बात है, ये ऐसी बात तो नहीं है कि सिक्कर में आंधी ही चलती है, क्योंकि हम सिक्कर रहे हुए हैं बहुत समय तक।
1987, 1987 12 में ए। राकेश कुमार ए बता रहे हैं, लगभग विद्यार्थी 1987 बता रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। आप सभी को अच्छी जानकारी। बनाजी राजपुताना सी बता रहे हैं और बाकी सभी तो ए ही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल 1987 आपके इस सवाल का उत्तर है। 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को भारत का 25वां स्वतंत्र राज्य जो है वो बनाया गया था। 1987 के अंदर ही आपके भारत में 2 राज्य और बनते हैं। एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और दूसरे का नाम है मिजोरम। इनको भी भाई आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम तीनों एक ही साल के अंदर बने थे। और कौन से साल में बने हैं? साल है 1987। तो बेटा इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अब मैं चलता हूं अगले सवाल की ओर। कोरी क्रिक क्या है? कोरी क्रिक कहां है? और यह भी बताओ कि क्रिक क्या है, क्रिक किसे कहते हैं? पहले तो यह बताओ कि क्रिक, कोरी क्रिक कहां है, उसके बाद आपका सवाल होगा कि क्रिक किसे कहते हैं। जयमाला सोनी ए बता रही है, तो पिछले सवाल का आपने आंसर दिया होगा बेटा। नया सवाल आप लोगों के सामने है, कोरी क्रिक कहां स्थित है? दीपिका सोनी मिजोरम क्या बता रही हैं आप? हाँ मिजोरम, बिल्कुल। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनते हैं। भावेश शर्मा, जाट सुभाष सामोता, निर्मा, दीपिका सोनी डी बता रही हैं, निर्मा बी बता रही हैं, भावेश जाट सुभाष सामोता ए बता रहे हैं। और बन्ना जी ने ए बताने के बाद अपना उत्तर काट दिया है। सर याद नहीं है, नहीं आ रहा। चंदू मीना, मनु बी बता रही हैं, संजना गुज्जर बता रही हैं बी, प्रियंका बुढ़ानिया ए बता रही हैं, पवन कुमार बी बता रहे हैं, सुनील ए बता रहे हैं, मुकेश गुज्जर बी बता रहे हैं, गुजरात में बी। गुजरात का नाम थोड़ी है यहां पर, आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से बताना है? चलो ठीक है, बी राइट है। मुकेश गुज्जर कह रहे हैं बी राइट है, कोई बात नहीं, मैं राइट करूंगा इसको, तब होगा ये राइट। तो कहां है? कच्छ का रन में है। क्या भाई? कोरी क्रिक। क्रिक एक प्रकार की खाड़ी होती है। और क्रिक किसको कहते हैं? आंसर मैं इसका लिख रहा हूं कि क्रिक किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं बाद में, या इसको याद रख लें। क्रिक किसको कहते हैं? वह जलीय भाग, जलीय भाग जो स्थल में घुसा हुआ या धसा हुआ, धसा हुआ हो, ठीक है। वह जलीय भाग जो स्थल में धसा हुआ हो उसे क्रिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिक कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई। अब अगले सवाल की ओर मैं चलता हूं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है आपसे। लक्षद्वीप समूह में टोटल जो द्वीप हैं वो कितने हैं? हाउ मैनी, कितने द्वीप हैं यहां पर? लक्षद्वीप के अंदर टोटल द्वीप कितने हैं? राहुल चौधरी, सर पहली बार पढ़ रहा हूं। बन्ना जी राजपुताना, मैं सर कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो आप तो और आनंद लो। सर ने डिलीट होने के बाद भी पता लगता है, बिल्कुल बिल्कुल लगता है। जाट सुभाष सामोता राइट। छत्तीस 14 में आंसर आया है सी, बहुत बढ़िया। सी ही बता रहे हैं लगभग विद्यार्थी, तो सही बता रहे हैं बिल्कुल। 36 बिल्कुल सही है जो भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो लगभग विद्यार्थियों ने सी ही उत्तर इस सवाल का दिया है, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद आप सभी को। तो लक्षद्वीप के अंदर टोटल जो द्वीप हैं वो कितने हैं? 36 हैं, ठीक है। ये सवाल का उत्तर है, आप सभी लोग इसको ध्यान में रख लें। और अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर जो द्वीप हैं टोटल वो है 247,
247 द्वीप हैं टोटल मिला के, ठीक है। इनमें से कुल अगर कुल बात करें तो 247, और इनमें से अगर अपन बात करें तो बंगाल खाड़ी और अरब सागर, तो एक तो है बंगाल खाड़ी, तो बंगाल खाड़ी के द्वीपों की अगर आप बात करोगे तो 204 आपको बताने हैं। कितने बताने हैं? 204। और फिर बचेगा आपके पास अरब सागर, तो अरब सागर के अंदर जो द्वीप आपको बताने हैं वो बताने हैं 43, दोनों को जोड़ेंगे 43 को और 204 को तो हो जाएंगे 247, ठीक है टोटल। और अरब सागर में आपके लक्षद्वीप समूह की यहां पर बात हो रही है, तो लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल जो द्वीप हैं वो कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप की कि लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं, तो बेटा लक्षद्वीप जो है वो परवाल, कोरल या मूंगा, ध्यान दे भाई ये नई बात है, ठीक है ना। परवाल, कोरल या मूंगा द्वीप का उदाहरण होता है। परवाल, कोरल या मूंगा क्या है, समझो मेरी बात। परवाल एक सागरीय जीव होता है जो समुद्रों के किनारे यानी महाद्वीपीय मग्न तटों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इस एरिया में इनका भोजन जो है वो पाया जाता है। किनारी क्षेत्रों के अंदर शैवाल जो है, हरित शैवाल, वो इनका भोजन होता है, उसको ग्रहण करके ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो परवाल, कोरल या मूंगा जो है वो सैलेंट्रेटा संघ का एक सागरीय जीव है जो अपनी श्वसन क्रिया के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालता है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट उस मूंगे के शरीर से चिपकता हुआ चलता है। एक समय ऐसा आता है कि मूंगे के संपूर्ण शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है और उसकी श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। जब उसकी श्वसन क्रिया मूंगे की बंद हो जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मूंगे की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत या सतह जो है वो तैयार हो जाती है, और ये चट्टानी छोटे छोटे टुकड़े जो हैं चट्टान के, ये आपस में जुड़ते जाते हैं और एक बड़ी चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो उस बड़ी चट्टान को अपन कहते हैं परवाल द्वीप या कोरल द्वीप या फिर मूंगा द्वीप, ठीक है। तो भारत के अंदर जो आपके परवाल, कोरल या मूंगा द्वीप का उदाहरण है तो वो होता है लक्षद्वीप समूह है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई भारत के अंदर परवाल, कोरल या मूंगा द्वीप का उदाहरण बताओ, तो आपको किसका नाम लेना है बेटा? लक्षद्वीप समूह का नाम लेना है, ठीक है। और अब एक नया सवाल है, यहां पर एक नाम आता है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। और प्रशांत महासागर, महासागर कौन सा है? प्रशांत, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के निकट जो स्थित है आपका क्या भाई? ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी मूंगा चट्टान है, कोरल चट्टान है, परवाल भित्ति हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी बेटा आप नोट लगाकर याद रखेंगे क्योंकि ये वो सवाल है जो परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल की ओर कि अपना अगला जो सवाल है वो क्या होगा। देखो अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। भारत के पूर्वी और भारत के पश्चिमी बिंदुओं के सूर्योदय के समय का अंतर कितना होता है? ये बहुत सरल सवाल है वैसे तो, जिसने पहले पढ़ रखा है वो तो तुरंत इसका आंसर दे देगा। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी है। बहुत बढ़िया मनोज जी, धन्यवाद। मूंगा एक जीव है, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मरुद्रा कोचिंग में महाबचत ऑफर बना जी ने अपनी कोचिंग की प्रशंसा यहां पर करना शुरू कर दिया है। बता रहे हैं कि एसएससी जीडी के अंदर जो 5 से 10 अप्रैल के बीच में एडमिशन करवाएगा उसकी फीस होगी 2299 रुपए। तो बहुत बढ़िया, बड़ा चांस है ऑफलाइन पढ़ने का मौका आप लोगों के लिए। तो इस सवाल का उत्तर दे दिया है, काफी विद्यार्थी बता रहे हैं सर 2 घंटे होगा। सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सी राइट है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। 120 मिनट मुकेश गुज्जर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जाट सुभाष सामोता बता रहे हैं ए 36 मिनट,
देखो 36 मिनट तो राजस्थान के लिए है। किसके लिए है? राजस्थान। और जो आपके 2 घंटे हैं वो किसके लिए हैं? आपके भारत के लिए हैं। देखो कई विद्यार्थी जो है जिन्होंने मान लो इस सवाल को पहली बार पढ़ा है तो उसके सामने एक दिक्कत आएगी, वो कहेगा सर 2 घंटे कैसे, मेरे तो समझ में को नहीं हो, है ना। तो देखो उसकी समस्या का समाधान करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अपना दायित्व है हर विद्यार्थी को सिखाना, उसको आना चाहिए, है ना। देखो बस 1 मिनट, कितने मिनट? 1 मिनट में सीख जाएंगे। देखो कोई भी 2 स्थान जो है उनके बीच में अगर सूर्योदय के समय का अंतर निकालना है तो अपने पास दोनों स्थानों के देशांतर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? देशांतर होने चाहिए। तो देखो ये भारत का पश्चिमी देशांतर है और ये भारत का पूर्वी देशांतर है। सूर्य उदय होता है कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें इस देशांतर पर गिरेंगी और सबसे अंत में सूर्य की किरणें इस देशांतर पर गिरेंगी। तो बीच में जितने भी देशांतर हैं ये सभी देशांतर रेखाएं तो हैं, ठीक है। इन देशांतर रेखाओं को पार होने में समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। एक बात याद कर लो कि हमारी पृथ्वी जो है उसके 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो अब देशांतर पढ़ते हैं पहले। तो यहां कितने डिग्री देशांतर होगा बताओ? 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट होगा, ठीक है। यहां कितने होगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है भारत का पूर्वी देशांतर होता है। अब ये 2 देशांतर आप लोगों के सामने है, एक 97 और एक 68, दोनों का अंतर निकालोगे। क्या निकालोगे? अंतर निकालेंगे। और फिर अंतर निकालने के बाद उस अंतर को कितने से गुणा करना है? 4 से। देखो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 07 मिनट अपने को घटाना है, माइनस करना है। करो माइनस। 25 में से 7 गए, 18 मिनट बचेंगी, और 97 में से 68 गए तो आपके 29 डिग्री बचेंगे। तो टोटल जो अंतर आपके पास आएगा वो 29 डिग्री 18 मिनट का होगा, यानी लगभग कितने डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर आएगा देशांतरों का, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि एक देशांतर को पार होने में कितने मिनट लगेंगे? 4। तो बताओ टोटल देशांतर कितने हैं दोनों के बीच में, पश्चिम और पूर्वी बिंदु के बीच में? 30 देशांतर है ना। तो एक को पार होने में 4 मिनट लगे तो 30 को पार होने में कितने मिनट लगेंगे? 120 मिनट। और 120 मिनट कितने घंटे के बराबर होती है? 2 घंटे के बराबर होती है। इस प्रकार से 2 घंटे आंसर आएंगे, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर जो है आपको क्या मिलेगा? 2 घंटे। और राजस्थान के लिए अगर ये बात पूछे तो आपको कितने मिनट बतानी है? 36 मिनट। देखो अगला सवाल, याद रखना सपने तुम्हारे हैं। क्या याद रखना है? कि सपने किसके हैं? तुम्हारे हैं। पूरा भी तुम ही करोगे, न कि हालात। तो हालात जो है वो अपने हिसाब से होंगे और न लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। चलना किसको पड़ेगा? तुम्हें चलना पड़ेगा। तो देखो कितनी अच्छी बात यहां पर कही गई है कि याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, न कि हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और न ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। कितनी बड़ी बात कह दी कि हर व्यक्ति के सामने परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए, उनका मुकाबला करते हुए अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो किसी को भी परिस्थितियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस दौड़ते जाओ, लगातार आगे बढ़ते जाना है अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है भाई। तो ये ध्यान में रखना। क्या याद रखना है? कि सपने अगर तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही को करना पड़ेगा। अगर तुम सपने देख रहे हो तो कोई दूसरा उसको पूरा करने नहीं आएगा, चाहे हालात और परिस्थितियां कैसी भी हो, क्योंकि हालात और परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं हो सकती हैं, वो बदलती रहेंगी, विपरीत भी आएंगी, सकारात्मक भी आएंगी। तो बेटा हालात और परिस्थितियों से इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाना चाहिए। देखो अगला सवाल क्या कहता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सूरज जानी सर, ये मरुधरा कोचिंग का है बेटा, ये नीम का थाना में ही है। मीना सैनी सर, रीट की ऑफलाइन फीस कितनी है? बेटा ये तो आप संस्थान में जब आप पहुंचेंगे तब वहां से आप कंफर्म करें। प्रमोद कुमार जित्रवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड सर, धन्यवाद। डी बता रहे हैं मुकेश गुज्जर इस सवाल का उत्तर, पवन कुमार भी डी बता रहे हैं।
खारे पानी की झील के लिए? कुहानाड, केरल राज्य का स्थान है कुहानाड, ठीक है। और पूछ रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध है। ये वो सवाल है जो परीक्षा में पूछा गया था, डायरेक्ट उठा लिया मैंने वहां से और ऐसे कैसे रख दिया आप लोगों के सामने कि पूछे आपको भी आता है या नहीं आता। और लगभग सभी विद्यार्थी जो है इसका उत्तर डी ही बता रहे हैं। महेश गुज्जर, पवन, राजेंद्र, सुमन वर्मा, दीपिका सोनी, सोनू कृष्णिया, सज्जन और मनु, बबीता, डी बता रहे हैं बनाजी, जाट सुभाष सामोता, सबने डी ही इस सवाल का उत्तर दिया है। तो बेटा इस सवाल का उत्तर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुहानाड। कुहानाड क्या है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, याद कर लेंगे। तो खारे पानी की झील नहीं है, क्या नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है। परवाल द्वीप नहीं है, क्या नहीं है? परवाल द्वीप नहीं है। और मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है भाई। क्या है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, तो इसको याद कर लेंगे आप सभी लोग। तो अब आंसर आने शुरू हो गए हैं। क्या? बी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कयाल के लिए भी जाना जाता है, महेश गुज्जर बता रहे हैं कयाल के लिए जाना जाता है, बहुत बढ़िया। नाम काट दिया, मैसेज डिलीट कर देते हैं। कयाल किसको कहते हैं बता देते हैं। आपने सवाल अगर रख दिया है यहां पर हमारे सामने तो छोड़ देंगे नहीं उसको। कयाल, व्याख्या करते हैं कयाल शब्द की। देखो कयाल क्या है, कयाल किसको कहते हैं, बात समझो मेरी। केरल राज्य के अंदर जो लैगून या पश्चय जल, लैगून या पश्चय जल झील होती हैं, कौन से राज्य में? केरल राज्य में। तो राज्य का नाम जरूर याद रखना, केरल। केरल में जो लैगून या पश्चय जल झील होती हैं उन पश्चय जल झीलों को ही कयाल कहा जाता है। जैसे एक नाम आपको याद रखना है अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी, और एक नाम याद रखना है वेम्बानाद, वेम्बानाद, ठीक है। ये दोनों की दोनों लैगून झीलें हैं और दोनों की दोनों केरल राज्य में है, कयाल है ये दोनों की दोनों, ठीक है। तो केरल राज्य के अंदर जो लैगून या पश्चय जल झील होती हैं उनको बेटा कयाल कहते हैं, जैसे अष्टमुड़ी और वेम्बानाद। वेम्बानाद झील के अंदर नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन होता है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ये आपसे पूछ ले कि भाई नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन भारत की कौन सी झील में होता है, तो बेटा वो होता है वेम्बानाद झील के अंदर जो केरल में है। और इस नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ को केरल के अंदर क्या कहते हैं? इसे वल्लाम्ब काली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्लाम्ब काली के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ को केरल में वल्लाम्ब काली कहते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगली बात और मैं आपको बताऊं तो एक नाम आता है चिल्का। क्या नाम आता है? चिल्का। तो चिल्का जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है जो आपके ओडिशा राज्य के अंदर है। कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य के अंदर है। और इसी चिल्का झील में आपकी जो नौसेना है उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो सवाल आए कि भारत की कौन सी झील में नौसेना को प्रशिक्षण देते हैं? चिल्का झील में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। मीठे पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी वूलर, प्राकृतिक। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है गोविंद सागर। राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है सांबर। और राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कृत्रिम जयसमंद उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये था आपका ये सवाल। और अब अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सा एक तैथिस सागर का अवशेष नहीं है? जो पढ़ाया है ना आज उसी में सवाल पूछ लिया आपको। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा देर से ही मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मेहनत का फल हमेशा देर से ही मिलता है, इंसान को इंतजार करता है वो उसके लिए और मेहनत करता है। जो आता है वो क्वेश्चन सर कभी नहीं बनाते, सर को भी पता है, ये सबको पता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतना तो पता ही होगा क्योंकि परीक्षा हमेशा विद्यार्थी को फेल करने के लिए बनाई जाती है।
जवाहर ट्रॉफी होती है, नेहरू ट्रॉफी होती है राहुल चौधरी। और इस सवाल का उत्तर छोटा नागपुर का पठार बता रहे हैं विद्यार्थी। और कुछ एक डी बता रहे हैं, वैसे ए भी बताया है, जाट सुभाष सामोता ने ए बताया है, थार मरुस्थल। पूरनमल यादव डी बता रहे हैं, बनाजी राजपुताना ए बता रहे हैं, आशीष शर्मा डी बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया डी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। प्रियंका बुडानिया ए बता रही हैं, सूरज जानी डी बता रहे हैं, सुमन वर्मा डी बता रही हैं, ठीक है। जाट सुभाष सामोता बता रहे हैं ए। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि भाई ये जो 33 सागर है ना, इससे क्या क्या बना है, किस क्या क्या चीजें बनी है। तो देखो एक तो नाम आता है हिमालय का, जो विश्व की सबसे नवीन वलित या मोरदार पर्वत श्रेणी भी है, ठीक है। दूसरा नाम आपको याद रखना है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। तीसरा नाम याद रखना है भारत में उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा याद रखना है राजस्थान में पूर्वी मैदान। चौथा याद रखना है राजस्थान में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, ठीक है बेटा। बस इससे आगे आपको नहीं पूछेगा। ये सारी चीजें वो हैं जो 33 सागर का अवशेष है। क्या क्या अवशेष है, बात समझो, यहां पर ध्यान दो आप। एक तो हिमालय, एक तो हिमालय 33 सागर का अवशेष है, एक आपका थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, भारत में उत्तर का विशाल मैदान 33 सागर का अवशेष है, राजस्थान का पूर्वी मैदान 33 सागर का अवशेष है, और राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं ये भी किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। अब इनमें से कौन सा नहीं है और कौन से है, उनको ऑप्शन में देखो। देखो थार का मरुस्थल आ रहा है यहां पर, ये रहा, और हिमालय आ रहा है, ये रहा, और राजस्थान का पूर्वी मैदान आ रहा है, ये रहा, और क्या नहीं आ रहा है, छोटा नागपुर का पठार नहीं आ रहा ना, तो छोटा नागपुर का पठार अपना आंसर होगा। और छोटा नागपुर का पठार किसका अवशेष है, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है आपके छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश, औद्योगिक हृदय स्थल, खनिजों का घर, हाउस ऑफ मिनरल्स, पठारों का पठार कहते हैं। किसको, छोटा नागपुर के पठार को, जो झारखंड राज्य के अंदर आता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, देखो निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाता है। यह भी मैंने सवाल आपको कल वैसे तो पढ़ाया था और आज आपके सामने सवाल रख दिया है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर बता पाते हैं। सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा देश न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाता है। न्यूनतम स्थलीय सीमा बताना आपको। ईश्वरलाल भील, स्वागत है भैया आपका भी। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया है सी। किसने बताया है, हमारे जो ईश्वरलाल भील है, उन्होंने कहा है सर इसका उत्तर सी होगा, म्यांमार। और बाकी विद्यार्थी देखते हैं। सोनू कृष्णिया बता रही हैं डी, पवन कुमार सी बता रहे हैं, राहुल सी बता रहे हैं, मीना ए बता रही हैं, दीपिका सोनी पाकिस्तान बता रही हैं, संजना गुज्जर सी बता रही हैं, ठीक है। देखो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आप भूल गए। ट्रिक थी बचपन में एमबीए किया, बचपन में क्या किया, एमबीए, बचपन में ही कर लिया एमबीए, है ना। तो देखो फिर मैंने इसके देश बनाए आपके लिए। बी का मतलब बांग्लादेश, जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। उसके बाद च का मतलब चीन, पै का मतलब पाकिस्तान, और न का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार, म्यांमार, बी का मतलब भूटान, और ए का मतलब अफगानिस्तान, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था ना। तो मैंने यहां आपसे कोई विशेष सवाल तो नहीं पूछा, केवल ये पूछा है कि ये 4 ऑप्शन है भाई आपके सामने,
इन चारों में सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो देखो कई बार तो डायरेक्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा अफगानिस्तान, तो वही तो वो तो अपना आंसर है ही, उसमें तो कोई दो राय वाली बात है नहीं। लेकिन देखो जैसे ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए तब अपना आंसर ये देखेंगे कि इस ट्रिक के हिसाब से देखेंगे कि ट्रिक के अंदर सबसे बाद में नाम किसका आ रहा है। तो यहां सबसे बाद में नाम किसका आ रहा है? म्यांमार का। देखो नेपाल म्यांमार के बाद में आ रहा, ये रहा, और चीन ये रहा, और पाकिस्तान ये रहा। ये तीनों तो ज्यादा सीमा बना रहे हैं, सबसे कम यहां जो बना रहा है वो कौन है? म्यांमार। तो आपके सवाल का उत्तर क्या होगा? सी, म्यांमार। ठीक है, समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सी भाषा में हुआ था? तो पिछले सवाल का आंसर दिया सी लगभग विद्यार्थियों ने, बहुत बढ़िया। ये ट्रिक आती है मुझे, तो आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ी है। जाट सुभाष सामोता बता रहे हैं सी, राजेंद्र बता रहे हैं सी, अरबी। देखो कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो मैं आपके ज्ञान की परीक्षा यहां ले रहा हूं, कल आपको पढ़ाया था ना, उसी में से सवाल की भाषा लैंग्वेज बदल कर सवाल रख दिया आपके सामने, और जब बताऊंगा तो आप ये कहोगे कि अरे ये तो हमें आता था। तो कुछ एक विद्यार्थी जाट सुभाष सामोता बता रहे हैं सी, और राजेंद्र सी बता रहे हैं, बनाजी बी बता रहे हैं, भावेश सी बता रहे हैं, राहुल चौधरी सी बता रहे हैं, ईश्वरलाल मीणा बी बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील बी बता रहे हैं, संजना बी बता रही हैं, इंडस नदी से पड़ा था। क्या बात है राहुल चौधरी, पकड़ गया बात को, धन्यवाद भी। बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब तो सभी विद्यार्थियों ने लगभग बी उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। देखो अपन ने एक बात करी थी, यूनानी जाति आई थी, और उस यूनानी जाति ने सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडस। सिंधु नदी को क्या कहा उन्होंने? इंडस। उस इंडस से ही तो क्या बना था? इंडिया शब्द बना था। तो अब देखो यूनानी जो है उस भाषा को ग्रीक कहते हैं, नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो इसलिए यहां पर आपके सवाल का जो उत्तर है वो क्या है? ग्रीक। समझ गए होंगे मेरी बात को? ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले बिंदु की ओर। देखो निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं करेंगे, यह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है। और बनाजी ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखकर भेजी है, सुनो क्या कह रहे हैं ये। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। क्या बात है बनाजी, धन्यवाद आपको, बहुत ही अच्छी और सुंदर लाइन आपने भेजी है हमारे लिए, धन्यवाद आपको। सवाल का उत्तर दे दिया है डी बता रहे हैं लगभग विद्यार्थी, श्रीलंका। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लगभग विद्यार्थियों ने आंसर दिया है यहां पर डी, श्रीलंका। तो बिल्कुल श्रीलंका जो है उसको भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर शामिल नहीं किया जाता। श्रीलंका जो है वो भारत का निकटतम सागरीय पड़ोसी देश है, निकटतम सागरीय पड़ोसी देश है ये अपना। ठीक है, कौन है भारत का निकटतम सागरीय पड़ोसी देश? श्रीलंका है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल पर। तो इस सवाल का उत्तर हो गया आपका श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल से पहले एक बात सीखते हैं। क्या लाइन देखो कितनी शानदार लिखी है, पढ़ो इसको और अपने आप को मोटिवेट करो। कुछ करना है हमें जीवन के अंदर, वरना अपना जीवन पशु के समान होगा अगर आप कुछ किए बगैर चले गए धरती से। तो सर पवन कुमार ने भेजी है लाइन, तो मैंने तो यार, अरे सॉरी भाई पवन जी, आपका नाम नहीं लिया हमने, लाइन आपने भेजी है, धन्यवाद आपको। तो क्या है कि बन्ना जी जो है ना वो ज्यादातर ऐसी लाइन भेजता है, तो जैसे ही मेरे को लाइन दिखती है मेरा नाम सीधा बन्ना जी पर आ जाता है। डी डी, क्या बात है। सुमन वर्मा,
तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। तारीफ की चाहत कौन करता है? जो नाकाम होते हैं ना, वो करते हैं कि मेरी बड़ाई हो, है ना। तो तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। उनको भी पता होता है कि ये काम यार वो कर सकता है ना। हाँ, तो तारीफ की चाहत किसको होती है? नाकाम लोगों की फितरत होती है। जो काबिल होते हैं ना, उनको कभी तारीफ की आवश्यकता नहीं होती है, उनके तो हुनर ही बात करते हैं, और दुश्मन भी उनके क्या होते हैं? कायल होते हैं। देखो सवाल, पढ़ो सवाल और बताओ इसका उत्तर। सर जी क्लास कब तक है? कितने नंबर क्वेश्चन है ये? 21। बस थोड़ी देर और। बना जी कह रहे हैं कि सर सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बहुत बढ़िया भाई बना जी, धन्यवाद आपको। सवाल देखें अगला। और बताएं इस सवाल का उत्तर क्या होगा। नाइस गुरुजी। के शर्मा जुड़े हमारे से, जलाम चंद भी हमारे साथ जुड़े हैं, भाई स्वागत है आपका। अर्जुन परिहार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहां से जुड़े हैं? ग्रेनाइट सिटी जालोर से प्रणाम भेजा है, नमस्कार, स्वागत है भाई आपका। डी बता रहे हैं, 21 में आंसर क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? तो अर्जुन शायद आप अभी तक बेटा जुड़े हुए नहीं हैं चैनल के ऊपर, आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकन नहीं दबाया होगा, घंटे के निशान को दबाओ, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और डी लगभग विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है, जो बिल्कुल सही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत आप सभी का। आपने सही उत्तर बताया और कुछ रुपए जीते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य है? नेपाल, भूटान व चीन तीनों देशों से सीमा बनाता है। तो बेटा वो राज्य कौन है? सिक्किम है। अगर आप थोड़ा सा भारत के मानचित्र पर गौर फरमाओगे तो कुछ इस प्रकार की स्थिति को पाओगे, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी। और ये जो है वो आपका सिक्किम राज्य है। ये कौन सा है? सिक्किम। अब देखो क्या है कि यहां पर आपका देश है भूटान, सिक्किम के पूर्व में। यहां ये जो देश है इसका नाम है नेपाल, सिक्किम के पश्चिम में। और उत्तर में जो देश है वो है चीन। तो ये सिक्किम जो है वो नेपाल से भी सीमा बनाएगा, भूटान से भी सीमा बनाएगा और चीन से भी सीमा बनाएगा। तो अपने सवाल का उत्तर यहां पर होगा सिक्किम। बहुत बढ़िया, आप सभी ने सही उत्तर दिया। देखो अगला सवाल, मोलेसिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है? यानी भारत के कौन से राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? जलामचंद पारगी झीलों की नगरी उदयपुर से प्रणाम गुरुदेव भाई, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। पढ़ो, आनंद लो, मजे करो। सात महीने पहले सब्सक्राइब कर दिया सर और बेल आइकन भी दबा दिया, फिर भी नहीं आई। तो देखते हैं, आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी, तो घबरा मत यार, देख देंगे, हैं? डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन आ जाएगा कल से तेरे पास। अभी देखते हैं, बात करते हैं हमारी जो टेक्निकल टीम है उनके साथ। सर का मैप, तो मैप तो मैं बहुत शानदार बनाता हूं भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भूगोल के अध्यापक हैं हम। तो देखो बहुत बढ़िया सवाल आपके पास, मोलेसिस बेसिन की संज्ञा किस राज्य को दी गई है? और आपने आंसर दिए हैं, कईयों ने ए, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। तो ए बता रहे हैं आपके धर्मवीर वर्मा, बन्नाजी राजपुताना, और ईश्वरलाल भील ने आंसर दिया है सी। पवन कुमार ए बता रहे हैं, प्रियंका बुडानिया ए बता रही हैं, दीपिका ए बता रही है, सुमन वर्मा ए बता रही हैं। चाय पीने का मन कर रहा है तो बिल्कुल पियो भाई। सर हमारे पास तो रोज आता है नोटिफिकेशन। क्या बात है बन्ना जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ए बता रहे हैं लगभग विद्यार्थी, सर मिजोरम को कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका,
फिर से आपके लिए तालियां है। बिल्कुल मिजोरम सही उत्तर है। किसके लिए? मोलेसिस बेसिन की। किस राज्य को मोलेसिस बेसिन की संज्ञा दी गई है? तो आंसर आपका होगा मिजोरम। बता सकते हो आपके मिजोरम के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं थोड़ा सा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपके मिजोरम में, याद रखना। नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ईंट टांकी। कौन सा है? ईंट टांकी। असम के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? देखो बताता हूं आपको असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो आपको नाम याद रखना यहां पर असम के लिए, काजीरंगा, जो एक सींग के गैंडे या राइनो के लिए प्रसिद्ध होता है। काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैंखोवा, ठीक है। ये आपके कहां के राष्ट्रीय उद्यान है? चारों के चारों असम के हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। थिक्की और सिक्किम जो है, इसके अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है आपका? सिक्किम में है। तो राष्ट्रीय उद्यान भी मैंने आपको इस सवाल के साथ 4 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, इनको भी बेटा आप लोग याद रखेंगे। जाट सुभाष समोता प्रणाम, नमस्कार भाई, ठीक है बेटा। मानस, काजीरंगा, बिल्कुल। ईश्वरलाल भी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो देखो आपके असम के अंदर काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक सींग के गैंडे को राइनो कहते हैं। क्या कहते हैं? राइनो कहते हैं। देखो अगला सवाल, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध है? देखो कितना बढ़िया सवाल है। चंदन के वन, किसके वन? चंदन के वन। चंदन के वन के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? रात की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है क्योंकि तब किताबें हमारे लिए और हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जागते हैं। क्या बात है बन्ना जी, बहुत बढ़िया है। केवल बात नहीं करनी चाहिए इंसान को, काम भी इसी तरीके से करना चाहिए। बन्ना जी बात है ना बहुत शानदार लिखकर भेजते हैं हमारे लिए, धन्यवाद बन्ना जी आपको। अर्जुन परिहार बन्ना जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई। तो सवाल का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ने देना शुरू कर दिया है। बता रहे हैं मलयगिरी, लगभग ने यही आंसर दिया, मलयगिरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नीलगिरी का एक सवाल, देखो इस सवाल का उत्तर तो मलयगिरी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेवराय की पहाड़ियां आपकी तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु। तो इसको आप याद करोगे कि सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। कार्डामम हिल्स, इसका एक सवाल आता है, इसको इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। और कार्डामम हिल्स या जो इलायची की पहाड़ियां है ना, ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी होती हैं, तो बेटा आपको उसका उत्तर देना है कार्डामम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पर नीलगिरी की, किसकी बात करें? नीलगिरी की। तो नीलगिरी की बात करता हूं। देखो नीलगिरी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है, पूर्वी घाट को पश्चिम घाट से जोड़ती है। तो एक तो सवाल ये पूछेगा आपसे कि भारत की उस पर्वत श्रेणी का नाम बताओ जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। तो क्या नाम है? नीलगिरी। इसी नीलगिरी में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कितने मीटर है? 2637 मीटर। और ये जो दोदा बेटा है ये दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है वो होता है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, 2695 मीटर। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोदा बेटा, किस में आता है? नीलगिरी में आता है, ठीक है, ध्यान रखो भाई। तो बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर कि अपना अगला सवाल जो है वो क्या है? कर्नाटक में है सावला गुज्जर,
सर हमारा सभी का सही है, तालियां नहीं बजाएंगे क्या? अरे तालियां आप लोगों को ही बजानी है। किसको बजानी है? आप लोगों को ही बजानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखें, आज की कक्षा का ये हमारा अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आज की कक्षा का अंतिम सवाल और भारत के परिचय जो टॉपिक अपना चल रहा है उसका भी अंतिम सवाल। ऊटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित एक पर्यटक स्थल है? सर माजुली के बारे में बताएं। धर्मवीर वर्मा कह रहे हैं अपने से कि सर माजुली के बारे में बताओ। देख बेटा, माजुली की बात करते हैं। माजुली एक द्वीप है जो स्थित है असम राज्य के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो माजुली द्वीप असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपके ग्रीनलैंड, और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, इसलिए इसको नदीय द्वीप बोल रहे हैं। ठीक है, तो यह माजुली की कहानी है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर दिया है ए, और उसके बाद विद्यार्थियों ने आंसर नहीं दिया है। लर्नर डी बता रहे हैं अन्नामलाई, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया तो मैं ये समझू कि आपको नहीं आ रहा सवाल है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है बन्ना जी, बहुत बढ़िया, थैंक्स सर, धन्यवाद धर्मवीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज सभी को लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई, शेयर जरूर करना है, लाइक कमेंट सभी को करने हैं। ठीक है, क्लास कैसी चल रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो सवाल का उत्तर बताएं क्या होगा यहां पर, कि ऊटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित एक पर्यटक स्थल है? ए बता रहे हैं, तो लगभग विद्यार्थी ए बता रहे हैं, जैसे जलाम चंद, पवन कुमार, धर्मवीर, बनाजी बता रहे हैं डी, धर्मवीर भी डी बता रहे हैं, और बाकी विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं दिया है। आज का अंतिम सवाल है, इसका आंसर तो दो। धांसू सर, धन्यवाद, गुड सर, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। पवन कुमार, एवेसम क्लास है सर, वेरी नाइस, धन्यवाद। सोनू कृष्ण ने क्या बंदर से भेजे, आ रहा है मजा पढ़ने में, धन्यवाद। ईश्वरलाल भील ए बता रहे हैं। मनु आंसर नहीं दे रही है, गलत। निर्मा ए बता रही हैं, और सुनील सैनी कह रहे हैं सर हमें अभी ये नहीं आ रहा। सर मैं 2 घंटे आपसे कोचिंग में और 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ता हूं, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखो इस सवाल का उत्तर है नीलगिरी। क्या उत्तर है भाई? नीलगिरी। जावादी पहाड़ियां आपके तमिलनाडु में है, नागरकोयल तमिलनाडु में है, अन्नामलाई केरल में है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु दोनों के अंदर आएंगी, लेकिन ये दोनों जो पहाड़ियां हैं वो आपके तमिलनाडु के अंदर है। कहां भाई? तमिलनाडु के अंदर। जावादी और नागरकोयल तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखेंगे आप। नीलगिरी आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। भारत के अंदर पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है नीलगिरी, जिसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई थी, आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो अपन पढ़े भी गए इस टॉपिक को।
और अन्नामलाई आपके केरल तमिलनाडु में है। इन्हीं अन्नामलाई की पहाड़ियों में दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर है केरल में, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर होती है। कितनी होती है? 2695 मीटर, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो भैया ये आज का अपना क्या है, अंतिम सवाल था, ठीक है। जो अपन ने सीख लिया है, पढ़ लिया है। कल अपन भारत के भौतिक प्रदेश पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? भारत के भौतिक प्रदेश। टॉपिक बेटा आपको पहले बता रहा हूं, कल हम भारत के भौतिक प्रदेश को शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड टॉपिक है भारत के भूगोल का, उसे हम शुरू करेंगे कल, ठीक है। तो आप शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से भारत के जो भौतिक प्रदेश का टॉपिक है उसको पढ़ के आना। कल देखते हैं आपके कितने सवाल सही आप करते हो, कल शुरू करेंगे उसको, ठीक है। तो आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे 6 बजे और अपनी क्लास को आगे, अपने ज्ञान को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सपनों को सच करने के लिए जुनून है तो सफलता कहीं दूर नहीं जाती है। बहुत बढ़िया। टाइम जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ने में पता नहीं चलता है कि टाइम का। ठीक है बेटा, तो नमस्कार सभी को, कल फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना यार, ठीक है। जहां तक आप इसको शेयर कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पर भी कर सकते हो वहां इसको शेयर जरूर करना। और ज्यादा से ज्यादा अपने ये जो छोटा सा कुटुंब अपना है इसको अपने को बहुत बड़ा बनाना है। क्या बनाना है? बड़ा बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता रहेगी, तो आप सभी लोग अपना सहयोग दें इसके अंदर और लगातार अपन आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है।